कैसे हैं आप लोग। आज 9 तारीख है, 9 नवंबर 2021। डीमोनेटाइजेशन हुए 5 साल हो चुके हैं। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को किया गया था। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था और इतना ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक था कि मास्टर भी उस स्ट्रोक के बारे में बात करने से कतरा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल है, जो उसमें प्रॉमिसेस की गई वो फुलफिल हो गई कि नहीं हुई, उसका क्या असर हुआ, इकोनॉमिकल उसका इकोनॉमी पे क्या असर हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। और जो बोला गया था देश को कि काला धन इस नोटबंदी से समाप्त हो जाएगा, तो क्या वो काला धन समाप्त हो गया? सबसे पहले तो नोटबंदी जो शब्द है वो इस पूरे एक्सरसाइज के लिए गलत शब्द है, क्योंकि नोटबंदी तब होती है कि जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू का नोट उसको आप हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। जैसे मोरारजी देसाई ने किया था, उन्होंने 10,000 के नोट थे, 5,000 के नोट थे। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने 10,000 के नोट और 5,000 के नोट हमेशा के लिए बंद कर दिए। उसकी जगह उन्होंने 500, 1000 उसकी जगह पे उन्होंने 500 के नोट शुरू किए। 1000 के नोट भी बाद में शुरू हुए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तभी 1000 के नोट शुरू हुए थे। तो नोटबंदी नहीं था, ये नोट एक्सचेंज का प्रोग्राम था, जहाँ पे आपको पुराने अपने नोट देने थे और नए नोट आपने बैंक से लेने थे। और नए नोट लेने थे, और क्योंकि ये सारी प्रक्रिया बैंक के थ्रू होनी थी, तो ऐसा माना गया था, सरकार का ऐसा मानना था कि बहुत सारे लोग अपने नोट नहीं जमा कर पाएंगे, और क्योंकि उनके पास में ये नोट जो है उसका कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं है, और वो नोट जो है उनका ऐसा मानना था कि 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो वापस नहीं आएगा। 8 नवंबर 2016 को जब ये नोटबंदी या नोट बदलने का प्रोग्राम शुरू किया, तब आरबीआई के हिसाब से करीबन 15,84,000 करोड़ रुपया बड़े नोटों में था। टोटल 20 लाख करोड़ जो था वो सिस्टम में था। उसमें से बाकी का जो 4-1 लाख करोड़ रुपया था वो 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट और सिक्के वगैरह थे। तो एक अनाउंसमेंट हुई टेलीविज़न पे, मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि आज रात से ये जो 500, 1000 के नोट हैं ये आपके लिए रद्दी हो गए। इसमें जो प्रॉमिस था, जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस था कि हम आपको ये नोट के बदले में वैल्यू देंगे, वो हमने आज रात को विड्रॉ कर लिया है। आप कल जाइए और 30 दिसंबर के पहले वेले अपने सारे नोट जो हैं वो बैंक में जमा कराइए और उसके बदले में नए नोट ले जाइए। और इसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि नोट बंद करने से जो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, जो वहाँ पे लोगों को 500-500 रुपये दे के पत्थरबाजी करवाई जा रही है, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि 500 के नोट ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि ब्लैक मनी जो है वो सारा काला धन जो है वो बैंकों में आ जाएगा और काला धन ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि नक्सल जो है, नक्सल हिंदुस्तान के अलग अलग उनके पास में जो कैश है वो तो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई बैंकिंग का सिस्टम ही नहीं है, तो वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि एक नया भारत 50 दिन के अंदर एक नया भारत आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे करप्शन नहीं होगा, जहाँ पे नक्सलिज्म नहीं होगा, जहाँ पे टेररिज्म नहीं होगा। और जो जाली नोट हैं, जैसे बहुत सारे देश हैं वो, जैसे पाकिस्तान के एक बताया जाता है कि पाकिस्तान हमारी करेंसी छाप के हिंदुस्तान में भेजता है, तो वो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो सब
बर्बाद हो जाएगी, उनकी जो प्लान था वो पूरा फेल हो जाएगा। तो शुरू हो गया, एक सफ़र शुरू हुआ, लोग लाइन में लग गए, लोगों ने इस का सपोर्ट किया, इस डिसीजन को सपोर्ट किया और उन्होंने अपने अपने नोट बदलाए। तो कितने नोट वापस आए? आरबीआई के एक रिपोर्ट के हिसाब से 99.3% नोट जो है वो सिस्टम में 30 दिसंबर 2016 तक वापस आ गए। तो बाकी जो बचे 0.7% नोट वो कहाँ गए? क्या वो मतलब वो ब्लैक मनी था जो कि करीबन 107 बिलियन के करीब था? क्या वो ब्लैक मनी था? नहीं, वो भी ब्लैक मनी नहीं था। वो पैसा जो था वो नेपाल जैसे देश में, जहाँ पे वहाँ का बैंकिंग सिस्टम हमारे नोट लेता था, भूटान में जहाँ पे उनका बैंकिंग सिस्टम हमारे नोट लेता था, जो कि नेपाल और भूटान के नोट भारत सरकार ने वापस नहीं लिए। और जो एनआरआई हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो अपने पास में 15-20 हज़ार रुपये हमेशा कैश रखते हैं, क्योंकि जब वो भारत आते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनको कुछ टैक्सी पकड़नी होती है या फ्लाइट पकड़नी होती है, तो उसके लिए वो अपने डॉलर या वो करेंसी को एक्सचेंज नहीं कराते हैं, वो यही जो हिंदुस्तानी रुपए हैं उसको यूज़ कर लेते हैं। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि ये जो नोटबंदी है, नोट बदलने का प्रोग्राम है, वो कम्प्लीटली फेल हो गया। जो 4 लाख करोड़ रुपया नहीं आना था वो भी आ गया। बहुत सारे जो जनधन अकाउंट थे, वो लोगों ने जनधन अकाउंट यूज़ करके उसमें 2-2 लाख रुपया, क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि 2 लाख रुपए तक आप जमा कराएंगे तो कोई उसकी तफ्तीश नहीं होगी। तो बहुत सारे जो अमीर थे उन्होंने 2-2 लाख रुपया अपने अपने एम्प्लॉयज़ के नाम पे जमा करा के उसको बाद में विड्रॉ करवा लिया, और वो सारा का सारा पैसा जो है वो वाइट हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब ये नोटबंदी हुई तो जो बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने लगे, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक एक्सचेंज करके दे रहा है, लेकिन उससे पहले लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। एक्सचेंज कितना करके दे रहा है वो एक अलग बात थी, क्योंकि नोट ही नहीं थे, 500 के नोट नहीं थे। तो और एटीएम्स वगैरह में भी नए नोट नहीं थे, हमारे आरबीआई का कोई प्रिपरेशन नहीं था। तो हुआ ये कि बैंकों के पास में पैसा आ गया और बैंकों ने अपने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने बोला कि ये पैसा जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं इसके ऊपर हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा एक बार बैंक में आ गया तो बैंक को तो इंटरेस्ट देना ही है, उसका वो सिस्टम है। तो आरबीआई ने वो सारा जो पैसा था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उन्होंने बोला कि ये सारा पैसा जो है वो आरबीआई इसका इंटरेस्ट देगा, आरबीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो पैसा तो सारा आ गया, आज 5 साल हो गए और पैसा लोगों को लौटाने में करीबन 6 महीने लग गए। एनआरआईज जिनके पास पैसा था वो भारत नहीं आ सके, क्योंकि भारत आने का जो खर्चा था वो उनके जो पास में पैसा था उससे ज़्यादा था। तो उनका जो पैसा है वो आरबीआई ने वापस नहीं लिया, जबकि उसके लिए एक नई डेडलाइन 31 मार्च 2017 दी गई थी, लेकिन वो पैसा वापस नहीं लिया गया। तो इससे असर ये हुआ कि जो हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी है वो सारी कोलैप्स हो गई। इनफॉर्मल इकॉनमी है वो कैश इकॉनमी है, उसमें सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो है वो कैश से होता है। इनफॉर्मल इकॉनमी कोलैप्स होने के कारण क्या हो गया कि जो बिजनेस है, जो इनफॉर्मल इकॉनमी का बिजनेस है, वो बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उनके वो लोग तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह से के थ्रू काम कर रहे थे, जबकि एक जो स्मॉल ट्रेडर है वो उसके पास में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये जो इनफॉर्मल इकॉनमी पे हमला हुआ, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। ये मोदी जी का पहला कदम था हिंदुस्तानियों को गरीब बनाने का। 2 तरह से लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो 2 ही तरीके हैं।
एक तो या आप उनको अनपढ़ रखो, या फिर दूसरा आप उनको इतना गरीब बना दो कि वो पाई पाई के लिए मोहताज हो जाए। तो 5000 साल से जो ब्राह्मण हैं उन्होंने एजुकेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा, उन्होंने किसी को एजुकेट नहीं होने दिया। जब 200 साल पहले जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशर्स न्यू मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, उन्होंने लोगों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, जिससे कि जो ब्राह्मणों की शिक्षा पे पकड़ थी वो खत्म हो गई। अब आप एक शिक्षित व्यक्ति को अशिक्षित तो नहीं कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल का जो मेथड था वो खत्म हो गया। दूसरा अभी मेथड रह गया कि आप लोगों को गरीब कर दो। तो गरीब करने के लिए ये जो नोटबंदी है ये मोदी जी का पहला कदम था। उस टाइम पे अगर मोदी जी टीवी पे आके बोलते कि भाई मैं आपको गरीब कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूँ, और तो हमारे यहाँ पे एक गृह युद्ध छिड़ जाता। तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कारण दिए, और ये कारण दिए कि नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा, पाकिस्तान का दिया हुआ पैसा सब ख़त्म हो जाएगा, इकॉनमी रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन हुआ इसका बहुत ही अलग। तो क्या ये नोटबंदी का माफ़ कीजिए, नोटबंदी का प्रोग्राम था, ये सक्सेसफुल था या ये फेलियर है? तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। अगर आप इसको आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी के मास्टर प्लान के हिसाब से देखते हैं, जिसकी ये मंशा है कि आपको गरीब किया जाए, तो ये मैसिवली सक्सेसफुल था। और इसके बाद में और भी कदम उठाए गए, जिसमें बाकी की जो इंडस्ट्री है उसको ख़त्म किया गया। जैसे एमएसएमई, जीएसटी लाने से जो एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि उनके जो फाइनेंसेस थे वो जैम हो गए सिस्टम में। क्योंकि जैसे ही कोई भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर इनवॉइस रेज करता है, बिल बनाता है, तो उसको तुरंत जो भी बिल में जीएसटी अमाउंट है वो उसको तुरंत भरना है, चाहे उसको सामने से पेमेंट मिले चाहे नहीं मिले। और 2 से 3 महीने का क्रेडिट पीरियड तो एकदम कॉमन है। तो अगर आपकी 1 करोड़ रुपया महीने की टर्नओवर है और आप 18% जीएसटी भर रहे हो, तो आपका 18 लाख रुपया हर महीने आपको जीएसटी जमा कराना है। 3 महीने में आपको 54 लाख रुपया जमा कराना है, और 3 महीने के बाद जब पेमेंट आना शुरू होगा वेंडर जो आपका बायर है उससे, तब जाके आपका पहला 18 लाख वापस आएगा। तो चौथे महीने का भी आपको 18 लाख और जमा कराना है। तो इससे क्या हो गया कि जो लिक्विडिटी थी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, वो पूरी ख़त्म हो गई। उससे बहुत सारे जो एमएसएमई हैं वो बर्बाद हो गए, बंद हो गए। तो ये मोदी जी का दूसरा कदम था आपको गरीब बनाने का। फिर कोरोना आया, कोई तैयारी नहीं की देश ने, बहुत सारी वार्निंग्स दी, राहुल गांधी जी ने वार्निंग दी, लेकिन सरकार ने कुछ सुना नहीं, और कोरोना आ गया। और कोरोना आते ही 23 मार्च 2020 को ऐसे ही शाम को 8 बजे आके मोदी जी ने पूरे देश का लॉकडाउन कर दिया। जबकि उस टाइम पे जो पूरे हिंदुस्तान के केसेस थे वो 500 से कम थे। 4 घंटे के अंदर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक्स का चेन जो है उसको पूरा तोड़ दिया। लॉजिस्टिक चेन टूटने से ये हो गया कि जो माल, कच्चा माल, पक्का माल, बना हुआ माल जो भी ट्रैवल कर रहा था, सड़कों पे था, वो वहीं का वहीं रुक गया। फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, फिनिश गुड निकालना बंद हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो उसके कारण जो हमारी इकॉनमी है, जो कि 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली और मनमोहन सिंह जी ने सत्ता छोड़ी, तभी 10% पे थी, वो 2021 आते आते -27% हो गई। तो टोटल -37% का इकॉनमी पे असर आया, और इससे गरीबी बढ़ी। गरीबी इतनी बड़ी है कि जो पुअर क्लास है वो ऑलमोस्ट भुखमरी पे है, जो मिडिल क्लास
जो लोअर मिडिल क्लास है वो पुअर क्लास बन गया, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास बन गया। जॉब्स जा रही हैं, PSUs बेचे जा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास इनकम नहीं है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं क्योंकि सरकार के पास इनकम नहीं है। वैक्सीन आपको फ्री में मिलना था, नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के पास इनकम नहीं है। तो कि सरकार के पास बस एक ही रास्ता है, वो किसी भी तरह जो भारत के नागरिक हैं उनको लूटना चाहती है, उनसे टैक्स लेना चाहती है, क्योंकि इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी कम कर दिया है। कॉर्पोरेट्स को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है मोदी जी ने। कॉर्पोरेट टैक्स जो 33% था उसको घटा के इन्होंने 25% कर दिया, 8-9% का उनको फ़ायदा दे दिया। तो उससे क्या हो गया कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन था, पहली बार हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो बजट से करीबन 14 लाख करोड़ रुपए कम है। इनका जो टैक्स कलेक्शन आया वो पर्सनल टैक्स कलेक्शन, जिसको पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन में वो आया 5.4 लाख करोड़। कॉर्पोरेट, पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स से कम आया, करीबन 5.27 लाख करोड़। डायरेक्ट टैक्स जो कि हर एक आदमी भरता है, माचिस खरीदने पे, टूथपेस्ट खरीदने पे, वॉशिंग पाउडर खरीदने पे, वो आया करीबन 10 लाख करोड़ रुपए। तो 10 और 5 और 5 हो गया 20 लाख करोड़ रुपया। सरकार ने करीबन 7 लाख करोड़ रुपया RBI से बोरो किया, उधार लिया, और 5 लाख करोड़ रुपया सरकार RBI से उधार लेने वाली है, और बाकी बचा 4 लाख करोड़ रुपया। 4 लाख करोड़ रुपया ये जो है ये पेट्रोल, डीजल, गैस के जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उसके थ्रू ये हमारे से लेने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि FDI नहीं हो रहा है, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया नहीं हो रहा है, स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है। इतनी बुरी हालत है कि आज देश के सरकार के खुद के आंकड़े हैं और बहुत चौंका देने वाले आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोग, 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोग फ्री का, मुफ्त का राशन पा रहे हैं, जिसमें 5 किलो चावल या गेहूं है और 2 किलो दाल है, और कोई स्टेट में और भी चीज़ें दी जा रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन है तो वहाँ पे तेल भी दिया जा रहा है, शक्कर भी दी जा रही है, मिर्च मसाले, हल्दी वगैरह भी दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है तो उनको इलेक्शन जीतना है और इसके लिए जो भी हो सकता है वो करना है। तो घूम फिर के सवाल वही, क्या डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल था? अगर आप इसको RSS, BJP और मोदी जी की नज़र से देखें, जिनका ये पर्पस था कि आपको गरीब बना जाए, आपको कंट्रोल किया जाए, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। इतना सक्सेसफुल कि गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के हैं, उनकी जो अर्निंग है, आय है, वो प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपया बढ़ी है। पिछले साल में उनकी आमदनी 3,65,000 करोड़ रुपए के करीब बढ़ गई। वही हाल देश के दूसरे बड़े पूंजीपतियों का हुआ है। मुकेश अंबानी जी की कंपनी ने भी बहुत पैसे कमाए हैं, जबकि आम हिंदुस्तानी है वो महंगाई के बोझ के तले दब रहा है, पिस रहा है, और उसके पास में ना अभी सेविंग बची है, ना उसके पास में रोजगार बचा है, ना उसके पास में कोई धंधा बचा है। किसी तरह वो अपने दिन निकाल रहा है और याद कर रहा है कि उसने शायद अच्छे दिनों के लिए वोट दिया था, पर ये तो कोई अच्छे दिन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको जनता की नज़र से देखें तो नोटबंदी एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे मोदी जी ने, जो उन्होंने बोला था कि इससे नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, आपका
पत्थरबाजी, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तानी बनाया हुआ काला जो ब्लैक मनी है वो ख़त्म हो जाएगा, जो उन्होंने नकली नोट छापे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन्होंने बोला था कि 50 दिन के अंदर मैं एक नया भारत आपको दूंगा। अगर 50 दिन के बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया है तो लोग मुझे मारने को आ रहे हैं, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वगैरह वगैरह, उन्होंने खूब हो हल्ला मचाया। 5 साल के बाद ये एक चीज़ तो क्लियर है कि जो उन्होंने बोला था, जो उन्होंने कारण दिए थे, वो सब कारण पे नोटबंदी फेल है। लेकिन जो कारण से एक्चुअली नोटबंदी की गई कि आपको गरीब बनाया जाए, आपको इतना मजबूर कर दिया जाए कि आप पाई के लिए तरसें और भुखमरी के कगार पे चले जाएं, तो वो हिसाब से नोटबंदी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और उनको पता है, बीजेपी वालों को पता है, बीजेपी के जो भक्त हैं उनको पता है, आईटी सेल वालों को पता है, हर एक जन को पता है कि ये जो नोटबंदी है वो एक फेलियर है, और इसीलिए वो इसको बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ना इसकी बात करते हैं। जैसे वो पुलवामा की कभी बात नहीं करते हैं, जैसे कभी वो बालाकोट की बात नहीं करते हैं, जैसे वो कभी गलवान की बात नहीं करते हैं, जैसे वो कभी अरुणाचल प्रदेश में बसाई गई चीन द्वारा एक गांव है उसकी बात नहीं करते हैं। वो हर एक दूसरी चीज़ की बात करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनका फेलियर दिखाती हैं। और लेकिन अभी इसमें लोगों को करना क्या है, लोगों को ये करना चाहिए कि अपने नज़दीकी जो बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट करें, उनसे माल खरीदें, उनसे उनका बिजनेस बढ़ाएं, ताकि क्या है कि लोअर लेवल पे जो कैश है वो सर्कुलेशन बढ़े और इकॉनमी जो है वो बेहतर बने। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के बाद।